मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में एनसीईआरटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं। वह चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। यदि भारत में राष्ट्रवाद की बात किया जाए तो भारत में राष्ट्रवाद की धाराएं अलग अलग हर जगह पर बढ़ी थी। स्टार्टिंग आपने देखा कि किस तरीके से महात्मा गांधी आते हैं और महात्मा गांधी आने के बाद रामचंद्र शुक्ल उन्हें बिहार चंपारण में इनवाइट करता है। उसके बाद वे जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ पे किसानों की स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और जानकारी को प्राप्त करने के बाद वे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर वर्कर्स के साथ सत्याग्रह करते हैं। तो इन सफल सत्याग्रहों के बाद महात्मा गांधी जो थे बड़े स्तर पर इस बात से नाराज़ थे कि अंग्रेज इस तरह की नीति अपना रहे हैं। अंग्रेज़ों की नीति भारत के प्रति बहुत ही आक्रामक दिख रही थी। रॉलेट एक्ट उन्होंने लेकर आया 1919 में, जिसमें न अपील, न वकील, न दलील के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके बाद सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है रॉलेट एक्ट के तहत। फिर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है बड़े स्तर पे। तो वहाँ पर भी महात्मा गांधी जो थे इस बात से बहुत दुखित हुए कि कई हजार लोग मारे गए जालियांवाला बाग हत्याकांड में। वहाँ भी हंसराज नाम का भारतीय ही जनरल डायर को इनवाइट किया था। जो जनरल डायर है वह एक क्रूर प्रशासक था। उसने बहुत ही बड़े स्तर पर लोगों को हताहत करने का काम किया, लोगों को मारने का काम किया। और इस घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी भर्ती कराने वाले सर्जेंट की उपाधि को वापस कर देते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि को वापस कर देते हैं। और कई सारी उपाधियों को वापस करने के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई वहाँ पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हंटर कमीशन की स्थापना हुआ था, स्थापना करने के लिए, जांच करने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड का। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट प्रारंभ करने के लिए पूरे विश्व में ऑटोमन साम्राज्य जो था वह पराजित हो चुका था और ब्रिटेन जो है, यह डर था कि ब्रिटेन कहीं उसके ऊपर अपमानजनक संधि न थोप दे, वर्साय संधि की तरह जैसे जर्मनी पर थोपा गया था। इसीलिए पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बहुत बड़े स्तर पर बुलंद करने की विचार कर रहे थे, बुलंद करने की सोच रहे थे कि हम बड़े स्तर पर एक आंदोलन चलाएंगे, मूवमेंट चलाएंगे और उनको हताहत करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी की दिली इच्छा थी ताकि वे ऐसा आंदोलन प्रारंभ करें जिसमें हर तबके के लोग शामिल हों और इसे सफल बनाने की कोशिश करें। इसलिए महात्मा गांधी भी खिलाफत मूवमेंट में सहयोग देते हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी इसीलिए प्रारंभ करना चाहते थे कि महात्मा गांधी को बिलीव था कि अंग्रेज़ों की सत्ता भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित है भारत में, और यदि भारतीय असहयोग कर देंगे, सहयोग करना ही बंद कर देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी क्षमता अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का विचार बनाया और जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया और हर एक को अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। सभी लोग कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते थे। राष्ट्र के लिए सभी लोग अपना कुछ न कुछ न्यौछावर करना चाहते थे। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, लेकिन उनके लिए उसके समर्थ अर्थ अलग अलग थे। शहरी क्षेत्रों में स्वराज का मतलब अलग था। शहरी क्षेत्रों में लोग स्वराज का मतलब अलग निकाला करते थे। दरअसल आंदोलन में
जितने भी मध्यम वर्गों ने हिस्सा लिया, विद्यार्थियों ने स्कूलों कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने पर बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषदीय चुनाव को बहिष्कार किया गया। जस्टिस पार्टी का मानना था, जो गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया था, जस्टिस पार्टी काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो समान रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर दिखा और ज़्यादा नाटकीय भी रहा, क्योंकि विदेशी सामानों का बहिष्कार बड़े स्तर पर किया गया। शराब की दुकानों को पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप होता है पिकेटिंग, जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, नहीं जाते हैं। तो असहयोग बड़े स्तर पर किया गया अंग्रेज़ों के खिलाफ। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। कई जला दिए गए कपड़े कीमत में भी 1.103 करोड़ से 102 करोड़ 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ पर आ गई आयात। मतलब जो विदेशी कपड़ों की आयात होती थी भारत में, मशीन से बने हुए कपड़ों का, वह आयात भी कम हो चुका था। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग कपड़े आयातित जो होते थे भारतीय कपड़े पहनने लगे और भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद तो शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा, लेकिन कई जगहों पर खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बढ़ने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे, इसलिए लंबे समय तक बहिष्कार भी नहीं हो सकता था। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से ही समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी और ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे थे। इसलिए यह जो असहयोग आंदोलन था, यह बड़े स्तर पर हर जगह गया, लेकिन हर जगह के लोगों का मायने मतलब अलग अलग था। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह की भावना कैसे बढ़ी, वो लोग किस तरीके से इस आंदोलन को देखी, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इसमें केवल किसान ही नहीं अपितु आदिवासी भी संघर्ष में शामिल हो गए थे ग्रामीण क्षेत्रों में। यही नहीं, अवध में सन्यासी बाबू रामचंद्र ने किसान का नेतृत्व कर रहे थे और बाबा रामचंद्र ने पहले फीजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम भी कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों से था। गिरमिटिया मजदूर कौन होता है भाई? तो गिरमिटिया मजदूर वे थे जो औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों का काम करने के लिए फिजी जाते थे, गुयाना जाते थे, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया था इन्हें, और वे गिरमिटिया मजदूर कहे जाते थे। एग्रीमेंट होता था, दरअसल इसमें अनुबंध होता था, इसी एग्रीमेंट को मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मज़दूरों को गिरमिटिया मज़दूर कहा गया और अंग्रेज़ों में इन्हें इंडेंटर्ड लेबर कहा गया, बंधुआ मज़दूर। और किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए और बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। अब नेहरू जी जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और उन्होंने गांव वालों से बातचीत भी किया और अक्टूबर तक नेहरू जी, बाबा रामचंद्र, अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। महीने भर से इस पूरे इलाके में गाँव के गठ संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी, महीने भर के अंदर में। और इतने बड़े स्तर पर कांग्रेस ने अवध के किसानों को इस संघर्ष में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसान आंदोलनों के में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिन्हें
कांग्रेस का नेतृत्व तो खुश नहीं था, क्योंकि 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले बोल दिए गए, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदाम कब्जा किया जाने लगा। स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे। गांधी जी ने ऐलान कर दिया था कि अब कोई लगान नहीं भरेगा, ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयाँ और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी तो साथ में थे। और आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज्य के लिए कुछ अलग ही मतलब निकाला, क्योंकि आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था, और वहाँ पर कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं करती थी। और इसी तरीके से अन्य वन क्षेत्रों में यहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दिया था, मतलब फॉरेस्ट एक्ट उन्होंने लागू किया। मवेशियों को चराने पर बंद कर दिया गया, लकड़ी लाने पर बंद कर दिया गया, और जो शहद लाते थे, जो अपना पारंपरिक खेती करते थे, स्थानांतरणशील कृषि, उन सब चीज़ों पर बंद कर दिया जाता है। और उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा ही था, और परंपरागत जो उनका रोजगार था वो छिन गया था, क्योंकि जंगल से ही वे ला करके लकड़ियों का अपना भरण पोषण किया करते थे। जब सरकारों ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो बगावत उठ गई, और नेतृत्व कर रहे थे अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास ईश्वरीय शक्ति है, और उस ईश्वरीय शक्ति से गोली भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महामना के गुण गाते थे। उनका कहना था कि असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं, और उन लोगों ने खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि अहिंसा के बल पर नहीं, केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ादी हो सकता है। ऐसा उन्होंने विचार किया। और आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया, अधिकारियों को मारने की कोशिश की। वो लोग स्वराज की प्राप्ति के लिए गुरीला युद्ध चलाते रहे, और 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। और बगानों में स्वराज कैसे फैला? तो बगान जो था, महात्मा गांधी जब अपने विचारों को, स्वराज की अवधारणाओं को बड़े स्तर पर फैलाए, तो मज़दूरों तक भी, जो आसाम वगैरह में काम करने वाले मज़दूर थे चाय के बगानों में, उनके तक भी यह आवाज़ गई। लेकिन उनको बंद करके रखा गया था चार दीवारियों में। उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था? तो वे चाहते थे कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे, यही उनके लिए आज़ादी और स्वतंत्रता है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो 1859 के बगानों में काम करने वाले मज़दूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और वे सोचने लगे कि उन्हें बिरले ही कभी मिल पाते थे इजाज़त। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि यदि असहयोग आंदोलन के बारे में हम सभी अवहेलना करेंगे तो हम लोग बागान से स्वतंत्र नहीं होंगे, और अगर यदि शामिल होंगे तो यदि सफल हो गया आंदोलन तो बगान छोड़ हमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हम घर चले जाएंगे और महात्मा गांधी के पास आ जाएंगे, गांधी राज आ जाएगा। इसीलिए हर एक लोगों को ज़मीन मिल जाएगा। अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाए, रेलवे स्टेशनों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह पिटाई किया। इस तरह अंग्रेज बहुत बर्बरता के साथ व्यवहार करते जा रहे थे आंदोलनकारियों के साथ, और स्थानीय आंदोलनकारियों की अपेक्षा स्वराज का अपने अपने हिसाब से अर्थ ले लिया करते थे लोग, क्योंकि ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, ऐसा लोग समझा करते थे। आदिवासियों ने गांधी के नाम का नारा लगाया, स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, और एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे वे सब। और जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे, अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसा आंदोलन बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था, वह पूरे भारत में प्रारंभ हो चुका था। और पूरे भारत में यह आंदोलन बड़े स्तर पर फैला, और लेकिन चौरी चौरा कांड हो जाने से, महात्मा गांधी उसमें हिंसा आ जाने से, हिंसक क्रियाकलाप शामिल होने से, महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, तो वापस लेने के बाद उनको लगता है कि आंदोलन हिंसक हो चुका है, सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है, और उसके बाद वे जन संघर्षों से थक भी चुके थे कांग्रेस के कुछ नेता,
इसलिए 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे और यह बड़े स्तर पर हुआ। इसीलिए इसमें देखा गया कि किस तरीके से असहयोग आंदोलन बढ़ता है आगे। वे चाहते थे कि ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है, ये भी दिखाना चाहते थे वो लोग। सियादास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में इलाहाबाद में, और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा जो ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे, आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो तत्व हो गए, गर्मपंथी नरमपंथी। पहला कारक था कि विश्वव्यापक आर्थिक मंदी का असर था। 1926 से कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगी थीं। 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो चुका था कृषि उत्पाद, और इससे अपनी उपज बेचना, लगान चुकाना भी भारी पड़ रहा था लोगों के ऊपर। 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भी उथल पुथल से गुजरने लगे थे लोग, जिसके चलते ब्रिटेन की नई डोर उस समय टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया और राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए थे ये, और इस आयोग को भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। वे उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे, इसलिए इसका भी विरोध किया जाता है। और 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आता है, उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के माध्यम से किया जाता है। मुंबई पहुंचता है, मुंबई में भी विरोध किया जाता है साइमन कमीशन के विरोध में, और वायसराय लॉर्ड इरविन ने 19 अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमेज का ऐलान कर दिया उन्होंने कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए और डोमिनियन स्टेट का दर्जा हम आपको देंगे। इसलिए उन्होंने इतना ही नहीं, संविधान के बारे में भी चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन में आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव ने कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तरार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था और उदारवादी मध्यम वर्गीय नेता डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर 1929 में नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन होता है और वहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है कि हमें पूर्ण स्वराज प्रदान किया जाए। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और उन लोगों को पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे हम लोग। और इस उत्सव को बहुत ही लोगों ने ध्यान दिया और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ठोस मुद्दों से जुड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। और इसके बाद लोग पूर्ण स्वराज होता है, पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है, लोगों में और विचारें भर जाती हैं कि अब मुझे आज़ादी के दिन ज़्यादा दूर नहीं हैं, और सभी लोग एकजुट होकर के बड़े स्तर पर इसका साथ देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, अब नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे प्रारंभ होता है उसकी हम चर्चा करेंगे कि जब महात्मा गांधी ने अपनी 11 मांगों का उल्लेख किया था, वायसराय इरविन के सामने खत लिखा था, और कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक, विभिन्न तबके तक जुड़ी हुई थीं, और उन लोगों ने क्या इसके बारे में समझा, कैसा विचार समाज में मैसेज गया, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। साथियों, आप सब लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया गया भारत में, और कौन कौन सी घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में क्या अंतर थे इस चीज़ों के, क्योंकि किसी भी आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्र में लोग अलग तरीके से देखते थे, शहरी क्षेत्रों में अलग तरीके से देखते थे। हर आंदोलन में जुड़ाव अलग अलग होता था लोगों का, लोगों की मांगें अलग अलग होती थीं, लोगों की सोच अलग अलग होते थे, लोगों के विचारों में परिवर्तन आ रहे थे, और सब लोग अब जागरूक होते जा रहे थे। तो इन सब विचारों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।